जागरूक भारत मंच में आप सबका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि हमने भारत की जो अर्थनीति है उसके बारे में चर्चा शुरू किया है। आज की अर्थनीति, पुराने ज़माने की अर्थनीति, पहले क्या था और पहले से क्या चलते आ रहा था, फिर उसमें क्या क्या परिवर्तन होके आज की जो व्यवस्था हमें दी गई है वो व्यवस्था कैसे बना, इसके बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा शुरू किया था। और इसके तहत हमने समझा था कि जो हमें प्राइमा फेसी जो ऑब्जर्वेशन मिला देख के, क्या देखा था हमने कि हमने 1 रुपया देखा था और ये 10 रुपया का नोट देखा था। 1 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, इसे कहते हैं करेंसी नोट, इसे कहते हैं बैंक नोट या फिर प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट इसीलिए कहते हैं कि इसमें एक प्रॉमिस है, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज़, इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है और उसके नीचे गवर्नर का साइन है। और इसमें फिर ऊपर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और इसके नीचे लिखा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। तो एक यहाँ प्रतिश्रुति है यानी कि प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है, और उस प्रॉमिस की फिर यहाँ पे प्रतिभूति है यानी कि गारंटी है, और ये गारंटी दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जब 1 रुपया का नोट हम देखते हैं तो इसमें कोई गारंटी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 1 रुपया लिखा है, इसमें कोई वचन खंड नहीं है, और इसमें जो साइन किए हैं वो भारत के वित्तीय सचिव है। इसको करेंसी नोट बोला जाता है, इसको बैंक प्रॉमिसरी नोट बोला जाता है। ये जो डिफरेंसेस है इसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। तो ये डिफरेंसेस जो मन में आया, ये देख के ही आया कि ऐसा क्यों है कि एक देश में 2 प्रकार के नोट हैं। एक भारत के वित्तीय सचिव साइन कर रहे हैं करेंसी नोट पे और बैंक नोट पे साइन कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसमें है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं, भारत के आरबीआई एक्ट को पढ़ते हैं 1934 को, उसमें लिखा हुआ है कि आरबीआई एक्ट 1934 में इसीलिए बना कि जो मुद्रा परिचालना का भार है यानी मुद्रा का मैनेजमेंट का जो भार को टेक ओवर किया था। किसने टेक ओवर किया था? आरबीआई ने टेक ओवर किया था। किससे टेक ओवर किया था? द सेंट्रल गवर्नमेंट से टेक ओवर किया था। लेकिन जब हम पढ़ाई में आते हैं तो फिर हमको पढ़ाया गया कि 1947 में देश आज़ाद हुआ। अगर 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1934 में आरबीआई एक्ट बन गया, तो उस वक्त जिस भी केंद्र सरकार यानी द सेंट्रल गवर्नमेंट से ये जो आरबीआई ने पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ करेंसी या मुद्रा की जो परिचालना का दायित्व भार जो ग्रहण किया था वो द सेंट्रल गवर्नमेंट से किया था। तो उस वक्त द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन था? क्योंकि तब तो भारत आज़ाद नहीं था। शायद ये ब्रिटिश पार्लियामेंट हो सकता है। अगर मान लेते एक बार कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है और उस वक्त जितने नोट छपे थे भारत में उसमें गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा जाता है। लेकिन 1947 में उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ और 1949 में जब भारत की आरबीआई को पूरी तरह से ओन कर लिया भारत सरकार ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तब उसके बाद जो नोट छपे उसमें क्या लिखा होना चाहिए? गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होना चाहिए या गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए? अगर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा है और आज तक 77वां क्या बोलते हैं रिपब्लिक डे हमने मना लिया, लेकिन क्या ये सवाल किसी के जहन में नहीं उठता कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट 1934 में था वो तो 1947 में चला गया और यही तो हमको पढ़ाया गया है। लेकिन ये चले जाने के बाद फिर आज तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस नोट पे क्या कर रहा है और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा जा रहा है? फिर जब मैं प्रॉमिस को देखता हूँ और इस प्रॉमिस के बारे में जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा कि ये जो प्रॉमिस है ये 1947 के बाद जितने भी नोट छपे हैं, ये प्रॉमिस आज जैसा है उसका स्वरूप या उसमें जो भी लिखावट है वो ऐसा ही आज के जैसा ही था या पहले कुछ और था। तब पता चला कि पहले अंग्रेजी में लिखा आता था और उसके बाद आज अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में लिखावट है। किंतु वो लिखावट में जो शब्द है वो पहले जैसे थे, तो आज जो लिखा हुआ है 1947 के बाद छपने वाले नोटों में वही शब्दावली है। तो इसी के चलते हुए जब मैंने पुराने नोट की कलेक्शंस को देखा तो मुझे एक नोट 10 रुपया का 1968 से पहले का नोट मिला। आप थोड़ा जूम करके इसको देख लीजिए। यहां लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ऑन डिमांड द सम ऑफ
10 rupees at any office of issue. The sum of on demand at any office of issue. अरे ये शब्द कहाँ से आ गए? तो मैंने सोचा यार पहले तो अलग लिखा जाता था, केवल अंग्रेजी में लिखा जाता था, ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये शब्द आज के नोट में नहीं है। तो बोला यार देश में जो नोट छपे हैं वो नोट में वचन खंड है, और वचन खंड का बदल देना यानी कि एफिडेविट का चेंज हो जाना। तो मेरे को समझ में नहीं आया। मैं एक लॉयर से पूछा कि भाई कोई अपना एफिडेविट बदल सकता है क्या? तो बोलते हैं, लॉयर साहब बोलते हैं कि एफिडेविट बदलना क्या, एफिडेविट बदलने का प्रावधान ही नहीं है। अगर किसी ने ये गलती ना जाने में भी की है, कोशिश भी की है, तो दंडनीय अपराध है, गैर कानूनी है, और कोर्ट भी आज तक पहले दिया गया एफिडेविट को सच मानता है। तो देशवासी ये बताइए, तो ये नोट को जो पहले नोट थे जहां लिखा हुआ था ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, ये एफिडेविट जो बदला गया है, इसके बारे में देशवासी जानते हैं? तो ये सब बातें अगर बदला गया है, क्या यह बदलने का पावर किसी को है? क्योंकि लॉयर साहब बोले नहीं, एफिडेविट को बदलने का पावर किसी के पास नहीं है। चाहे वो एक साधारण आदमी का एफिडेविट हो, चाहे वो किसी संस्था का एफिडेविट हो। तो फिर यहाँ आरबीआई गवर्नर ने 1968 के बाद या 70 के बाद जो नोट छपे उसमें बदला हुआ वचन खंड क्यों दिया? जब इस शब्दावली को देखेंगे, थोड़ा शब्दावली पे ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब क्या? जब आप मांगेंगे, यानी कि जब आप डिमांड करेंगे, तो ये 10 रुपया आपको किसी भी कार्यालय से, मुद्रित किए हुए कार्यालय से, एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, यानी कि जहां से ये नोट जारी होता है वो वहां से, या फिर उसी के द्वारा स्वीकृत किसी भी कार्यालय से ये जारी किए हुए नोट को आप बदल सकते हैं। किस चीज में बदलना है, ये भी एक सवाल है। मांगे जाने पर क्या मांगेंगे हम? ये नोट के बदले चावल मांगेंगे, नोट के बदले दाल मांगेंगे, नोट के बदले कोई कुछ भी मांगेंगे क्या? मतलब द्रव्य मांगेंगे, वस्तु मांगेंगे, क्या मांगेंगे? वो तो पता नहीं। लेकिन फिर जब हम गहराई में गए तो देखा कि ये बोल रहा है असली में कि ये 10 रुपया जो है ये आप मांगे जाने पे ले सकते हैं। इसका मतलब ये कागज जो है, ये कागज के जो नोट है, ये रुपया का लीगल टेंडर है। रुपया नहीं है, रुपया का लीगल टेंडर। तो रुपया क्या है? रुपया फिर क्या है? अगर ऐसा वचन खंड था तो मतलब बैंकों ने कुछ रख के ही ऐसे कागज के नोट इशू किए थे। क्या रख के इशू किए थे? और जब ये नोट का वचन खंड बदला, जो भी रखा हुआ था बैंकों में, इसीलिए तो नाम है रिजर्व बैंक, क्योंकि रिजर्व रखा जाता था। तो जो रिजर्व किया हुआ जो भी है, धातु है, सोना है, चांदी है, कुछ भी है, तो क्या वो लोगों को वापस किया गया था? वापस करके पुराने नोट को लाया गया था और नया नोट पकड़ाए गए थे? या वो जो रिजर्व रखे हुए जो भी सिक्योरिटी है उसका कोई हिसाब है, नहीं है, उसको दिया गया था, नहीं दिया गया था, या फिर लोगों को, भारतवासियों को अंधेरे में रख के वचन खंड बदल दिया, और उसके पीछे रखा गया था धन जो संरक्षित होता है रिजर्व बैंक में, इंडिया में रिजर्व में रखा गया है, उसको अगर नहीं देके बदला गया तो फिर लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ धोखा हुआ, ठगी हुई या नहीं, इसका विचार तो आप ही करेंगे।